चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास अबिका क्रॉस हेज। देखिएगा, थोड़ा सा क्रॉस हेज पर जाने से पहले मैं आपको कमोडिटी फ्यूचर्स की कुछ बात बताता हूं जो जनरली आप करके आए। ये भी बेसिकली कमोडिटी फ्यूचर का एक पार्ट है। कमोडिटी फ्यूचर, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन को एक रिक्वायरमेंट है ऑफ क्रूड ऑयल आफ्टर 3 months, फ्रॉम टुडे, ठीक है। ये जो पर्सन है इसे क्या चाहिए? क्रूड ऑयल चाहिए आज से 3 महीने बाद। ठीक है। अब इसको क्या लग रहा है कि यार आज से 3 महीने बाद जब मैं क्रूड ऑयल परचेज करूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, तो उस समय जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा चली जाएंगी। इसको डर सता रहा है हाई प्राइस के होने का। इसको डर सता रहा है प्राइस के हाई हो जाने का। ठीक है। तो ये क्या करता है, इस हाई प्राइस की रिस्क को कवर करने के लिए आज क्रूड ऑयल फ्यूचर बाय कर लेगा। क्या बोलिए, सभी जने इस बात से एग्री हैं? उसे भविष्य में लग रहा है कि प्राइसेस हाई चली जाएंगी, तो इसका मतलब आज क्रूड ऑयल की और उसके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस लो चल रही होंगी, तो वो आज मार्केट से क्रूड ऑयल का फ्यूचर बाय कर लेगा ताकि वो अपनी रेट को क्या कर पाए, लॉक कर पाए। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। दीज आर कॉल्ड कमोडिटी फ्यूचर। और बात करता हूं, ये एक फार्मर है, किसान, ठीक है, जिसने वीट की क्रॉप लगाई है और इसे ये पता है कि आफ्टर 3 मंथ या आफ्टर 4 मंथ इज रेडी फॉर सेल हो जाएगी। अब इस फार्मर को क्या डर सता रहा है कि यार 4 महीने बाद जब मेरे पास वीट की क्रॉप आएगी तो और लोगों के पास भी तो आएगी। तो मार्केट में जब एक साथ इस वीट की क्रॉप की सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस क्या चली जाएंगी, कम चली जाएंगी, लो प्राइस चली जाएगी। ये डर इसको सता रहा है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आज सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, अगर भविष्य में प्राइसेस कम जाने वाली हैं, यानी आज प्राइसेस ज्यादा हैं,
तो ये क्या करेगा, व्हीट फ्यूचर सेल कर देगा। बोलिए क्या आप मेरी इस बात से एग्री हैं या नहीं है, ये बताइए। चलिएगा, बिल्कुल ठीक, यहां तक की दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी अगली सिचुएशन को। ये एक मिस्टर ए हैं जिनको आफ्टर 4 मंथ आफ्टर ध्यान से सुनना, 4 मंथ कॉपर की रिक्वायरमेंट है। इसको क्या लग रहा है कि कॉपर की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, इसे आज नहीं चाहिए, इसको फ्यूचर में चाहिए, और इसे लग रहा है कि प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। तो नॉर्मली ये क्या सोचेगा कि आज मैं कॉपर फ्यूचर ले लूं। बट अब एक समस्या आ गई। समस्या ये है कि कॉपर फ्यूचर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। कॉपर फ्यूचर इज नॉट अवेलेबल। कॉपर फ्यूचर इज नॉट अवेलेबल। वापस से सुनना, इसे क्रूड ऑयल चाहिए था, क्रूड ऑयल का फ्यूचर अवेलेबल है, ये आसानी से खरीद लेगा। इसे व्हीट का फ्यूचर चाहिए था, अवेलेबल है, इसने सेल फ्यूचर कर दिया। प्रॉब्लम इस सिचुएशन में आ गई, इसको कॉपर चाहिए बट कॉपर का फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो अब ये कॉपर को कैसे हेज करेगा। जो समस्या इसके सामने है वो ये है कि इसको कॉपर के फ्यूचर को हेज करना है। यानी अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, वेनेवर एनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिक्वायर्ड for hedging purpose is not available directly in the market. Whenever any commodity future is not available directly in market, then for hedging purpose person has to enter into a cross hedging contract. मेरी बात समझ आ रही है? बहुत धीरे धीरे सुनो, बस केवल मेरी बात को। अगर आपको जिस कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई दूसरा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि आपके ये कॉन्ट्रैक्ट की रिस्क कवर हो जाए। इसी हेजिंग को बोला जाता है क्रॉस हेजिंग। यानी रिक्वायर्ड कमोडिटी अवेलेबल नहीं है तो मैं क्रॉस हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर जाऊंगा। तो मैं अब यहां ये पॉइंट लिख सकता हूं, whenever future contract of desired commodity
is not available, then we must enter into cross hedging contract to avoid risk, to avoid risk. अब मेरी बात को सुनना, मैंने मार्केट में गया और मार्केट में देखा कि मेरे को कॉपर का फ्यूचर तो नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है मेटल फ्यूचर, मेटल को लेकर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बताओ क्या कॉपर एक मेटल होता है? क्या कॉपर एक मेटल है? बोलिए भाई, रिप्लाई प्लीज। क्या कॉपर मेटल की कैटेगरी में आता है? हाँ सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है तो मैं मेटल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। द रीजन इज मेटल से कॉपर हाईली कोरिलेटेड है, यानी अगर मेटल की प्राइसेस अप या डाउन होंगी तो कॉपर भी अप या डाउन होगा, कॉपर भी क्या होगा, अप या डाउन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ द समरी रूल इज कि अगर मुझे मेरी डिजायर्ड कमोडिटी अवेलेबल नहीं है तो अंडर क्रॉस हेजिंग मैं क्या करूंगा, हाईली कोरिलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाऊंगा कि मुझे ये देखना पड़ेगा कि कॉपर का सबसे हाईली कोरिलेटेड सब्स्टिट्यूट मार्केट में क्या अवेलेबल है और मैं उसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। इसे कहा जाएगा क्रॉस हेजिंग सिचुएशन। मैंने सेम फ्यूचर नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको हेज करने के लिए एक ऐसा हाईली कोरिलेटेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जो कि मेरी डिजायर्ड कमोडिटी से कोरिलेटेड था, जिसके साथ उसका प्रॉपरली कोरिलेशन चल रहा है कि जैसा चेंज इसकी प्राइस में होगा तो कॉपर इससे कोरिलेट होने की वजह से उसी तरीके से क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है क्रॉस हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। बताइए क्या अब आपको ये बात समझ आ गई? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्रॉस हेजिंग? सबको बिल्कुल क्लियर है कि क्रॉस हेजिंग में हम हाईली कोरिलेटेड किस पर चले जाएंगे, असेट के ऊपर चले जाएंगे। हमें जिस असेट का, जिस कमोडिटी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है, चूंकि वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे पास उससे हाईली कोरिलेटेड असेट कौन सी है। आइए तो लिखेंगे, लिखें अंडर क्रॉस हेजिंग under cross hedging we can hedge risk
using two distinct assets with positively correlated price movement. पहला पॉइंट, क्रॉस हेजिंग में हम अपनी रिस्क को हेज करने के लिए दो ऐसी एसेट का यूज करेंगे जिन एसेट के बीच में प्राइसेस के मूवमेंट को लेकर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये पहली रिक्वायरमेंट है हेजिंग की। अगर मुझे मेरी डिजायर्ड कमोडिटी अवेलेबल नहीं है तो मैं एक दूसरी एसेट का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा जो कि प्राइस मूवमेंट को लेकर उस डिजायर्ड कमोडिटी के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। आइए द इन्वेस्टर टेक appropriate position in future market to reduce रिस्क। एप्रोप्रिएट पोजीशन, मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को फ्यूचर की हेजिंग का ये पॉइंट डिटेल में पढ़ा हुआ होगा कि एप्रोप्रिएट पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट कैसे ली जाती है। आप करेंसी फ्यूचर पढ़ चुके हैं, आप कमोडिटी फ्यूचर पढ़ चुके हैं, आप स्टॉक फ्यूचर भी पढ़ चुके हैं। तो यहां पर भी आपको एक एप्रोप्रिएट पोजीशन बनानी पड़ेगी। लिखें पॉइंट नंबर नेक्स्ट, although the two assets are not identical, they have enough correlation to create a hedge position. They have enough correlation to create a hedge position, providing prices moved in same direction. क्रॉस हेजिंग की रिक्वायरमेंट है कि दोनों असेट आइडेंटिकल तो नहीं है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं क्रॉस हेजिंग टू डिस्टिंक्ट असेट के द्वारा की जाएगी, बट आइडेंटिकल न होते हुए भी वो इतनी कोरिलेटेड तो हैं कि हम उनके प्राइस
प्राइसेस के मूवमेंट को रिलेट कर सकते हैं और उस कोरिलेशन के आधार पर ही हम एक हेज पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रख लेना, उनका जो प्राइस मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन को होना चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा है पॉजिटिवली कोरिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक असेट कई सारी असेट से कोरिलेट होती है, बट मुझे क्या देखना है, हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड प्राइस मूवमेंट पर जाना होगा और उसी आधार पर मैं क्या करूंगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। चलिए अब यही बात मैं लिखता हूं। द क्वेश्चन देन अराइज, the question then arise as to which contract should be chosen for the cross hedging purpose। लीजिए, द क्वेश्चन देन अराइज कि अब हमें क्रॉस हेजिंग पर्पस के लिए कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चुनना है। द आंसर इज that the contract whose prices are highly correlated with that of the underlying asset needs to be used for the hedging। लीजिए, ये पूरी बात मैंने यहाँ लिख दी है। अब हमने सारी बात कर ली कि आइडेंटिकल एसेट नहीं होगी, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्रॉस हेजिंग के लिए हमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो आंसर सिर्फ एक ही है, जिनकी प्राइसेस जो अंडरलाइंग असेट हमें चाहिए, जिसकी की हम हेजिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कॉपर की हेजिंग करना चाहता था, तो अब मुझे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा जिसकी प्राइसेस हाईली कॉपर के को रिलेटेड हो। द कॉन्ट्रैक्ट हुज प्राइसेस आर हाईली कोरिलेटेड उस अंडरलाइंग एसेट की जिसकी की मुझे हेजिंग करनी थी। तो मैंने मार्केट में तुरंत देखा कि मार्केट में मेटल का फ्यूचर अवेलेबल है, तो अगर मुझे मेटल फ्यूचर अवेलेबल है तो मेटल की प्राइसेस कॉपर की प्राइसेस से हाईली कोरिलेट होंगी, तो मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, मेटल का फ्यूचर ले लूंगा। बताइए क्या यहां तक की सारी बातें समझ आ गई, या यहां तक में कोई चीज आपको पूछनी हो तो बताओ। क्लियर है बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट लिखेंगे। क्रॉस हेज रेशो is the same as normal hedge ratio. However, the future price, however, the future price considered is not of the corresponding stock future price, but a closely related index or stock or commodity. लीजिए, हेज रेशो का मतलब होता है आप अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हेज रेशो इन द सेम मैनर काम करता है जैसे कि आपका नॉर्मल हेज रेशो जब आपको सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा होता है तो लागू होता है। हाँ, बस अंतर इतना है कि क्रॉस हेजिंग में हमें करस्पॉन्डिंग स्टॉक या करस्पॉन्डिंग कमोडिटी की फ्यूचर प्राइस अवेलेबल नहीं होगी, बल्कि हमें जो प्राइस अवेलेबल होगी वो उसके क्लोजली रिलेटेड कमोडिटी या क्लोजली रिलेटेड इंडेक्स की प्राइसेस गिवन है। बस इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रॉस हेजिंग को करते हैं। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है, अब हमें इसके प्रैक्टिकल करने हैं बस अपने, कि भाई कैसे अगर क्रॉस हेजिंग का क्वेश्चन आता है तो आप उसको कंप्लीटली सॉल्व कर पाएंगे। क्या सभी को क्रॉस हेजिंग का मीनिंग समझ आ गया है कि क्रॉस हेजिंग बेसिकली कर क्यों रहे हैं और कैसे की जाएगी? बस एक ही बात, एक ही रूल याद रख लेना, टू डिस्टिंक्ट असेट विच आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड इन केस ऑफ प्राइस मूवमेंट, उसी को लेकर हम क्या करेंगे, क्लोजली रिलेटेड का मतलब ही बता रहा हूं। क्लोजली रिलेटेड का मतलब है जहां पर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन मेंटेन होगा। जैसे लीजिए, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं, इसका एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल सुनना बहुत ध्यान से। मान लीजिए मुझे टिस्को के शेयर्स, टिस्को शेयर्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेना है, लेकिन मार्केट में टिस्को के शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। क्रॉस हेजिंग केवल और केवल कमोडिटी पर ही नहीं चलता है, हाँ ज्यादातर कमोडिटी पर चलता है, बट इट कैन बी ऑन शेयर्स ऑल्सो, इट कैन बी ऑन इंडेक्स ऑल्सो।
तो मेरी बात सुनना, जो टिस्को का शेयर है वो टिस्को का शेयर का मुझे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास टिस्को का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट में मुझे निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, और एक और कंपनी जो कि जिसमें टिस्को डील करती है, मैं उसका नाम तो मुझे नहीं अभी ध्यान है, सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट कंपनी, मेरे पास दो के शेयर अवेलेबल है। मेरे पास निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है और टिस्को से कोरिलेटेड एक और कंपनी है, मेरे पास उसका कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। इनका कोरिलेशन दे रखा है, निफ्टी का टिस्को के साथ कोरिलेशन 0.6 है, और सेम प्रोडक्ट वाली कंपनी मान लेते हैं एक्स लिमिटेड है, उसका टिस्को के साथ कोरिलेशन 0.8 है। बताओ टिस्को के शेयर के साथ इन दोनों में से कौन सी स्टॉक या कौन सी कंपनी को हाईली पॉजिटिव कोरिलेटेड, या मैं ये बोलूं क्लोजली रिलेटेड कंपनी बोला जाएगा? क्या टिस्को से निफ्टी क्लोजली रिलेटेड है, या टिस्को और एक्स लिमिटेड क्लोजली कोरिलेटेड है? बताओ। निफ्टी, वर्षित निफ्टी के साथ कोरिलेशन 0.6 है और एक्स लिमिटेड के साथ कोरिलेशन 0.8 है। हाईली कोरिलेशन किसे बोलोगे? हाई पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आपकी क्वेरी का आपको आंसर मिल गया होगा। क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या है? क्लोजली रिलेटेड का मतलब है जब मेरे पास मोर देन वन कोरिलेशन अवेलेबल है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरी जो अंडरलेइंग है उस अंडरलेइंग से हाईली कोरिलेटेड दूसरी इंडेक्स या असेट कौन सी है, और मैं उसी का कॉन्ट्रैक्ट ले लूंगा। तो इसका मतलब मुझे टिस्को का फ्यूचर अगर अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक्स लिमिटेड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपनी हेजिंग कर सकता हूं। मुझे इमीडिएटली एक क्रॉस हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ेगा, और टिस्को के बजाय मुझे एक्स लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, ताकि मैं ये देख सकूं कि यार इसका प्राइस मूवमेंट और टिस्को का प्राइस मूवमेंट हाईली कोरिलेटेड है। तो जो सिचुएशन में टिस्को के फ्यूचर की लेना चाहता हूं, वो अपोजिट सिचुएशन में एक्स लिमिटेड की शेयर की ले लूंगा। समझना, मुझे लगता है कि टिस्को के शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो एक्स की भी बढ़ेगी। तो जैसी पोजीशन मैं टिस्को के शेयर पर लेता, अगर उसका फ्यूचर अवेलेबल होता, मैं वैसी ही पोजीशन किसके लिए ले लूंगा? एक्स लिमिटेड के लिए ले लूंगा। बोलिए भाई, मेरे हिसाब से यहां तक कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी और आपको क्रॉस हेजिंग का मीनिंग समझ आ गया होगा। मैं मार दूंगी पकड़ के। अब इसके क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन अभी आज हो नहीं पाएंगे इसके, क्यों? क्योंकि इसके जो दोनों तीनों मॉड्यूल के क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल के, वो काफी लेंथी हैं। हाँ, लेकिन अब आप चाहें तो आप खुद थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल के 3 इलस्ट्रेशन है आपके पास इस टॉपिक को कवर करते हुए। लीड लगा यार। इलेवन, 12 और 13। नहीं तो मैं कल की क्लास में आपको ये करवाऊंगा, तो आपको ये पूरी तरह से इंडेक्स को, एक निफ्टी को बोलते हैं अपन। इंडेक्स का मतलब होता है वो मार्केट जहां पर ये शेयर्स कोटेड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ भी है पोर्टफोलियो में, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। मुझे हनी से बात करनी है, इसे हम मार्केट, पूछना मेरा बेसिक पकाओ है। तो इंडेक्स केवल एक मेजरमेंट है।
कि जहां पर ये चीजें कोटेड हैं, जैसे निफ्टी है वो मार्केट या इंडेक्स हो गया आपका, ठीक है। तो कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आज आप इसको एक बार और पढ़ लेना कि क्रॉस हेजिंग का बेसिक मतलब आपका क्या है, और कल आपका ये टॉपिक मैं कंप्लीट कर दूंगा। हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि कैसे हम क्रॉस हेज को अप्लाई कर रहे हैं।